हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अपेक्स क्लासेस डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं शीतल शर्मा, हिस्ट्री एजुकेटर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का 4th लेसन, मुस्लिम आक्रमण, उद्देश्य और प्रभाव। अब उसकी जो 5वीं और महत्वपूर्ण विजय है वह है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा एग्जाम में जो पूछी जाती है, ठीक है ना। गजनी का शासक मोहम्मद गौरी, ठीक है। ये अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला क्षेत्र पार करता हुआ पंजाब तक आ पहुंचा, ठीक है। अब इसका तथ्य देखो। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक प्रमुख दरबारी कवि था जिसका नाम है चंद्रबरदाई, या कहीं पे आता है चंद्रबरदाई, ठीक है ना। चंद्रबरदाई ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। 1 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? चंद्रबरदाई, या फिर चंद्रबरदाई की रचना का नाम बताइए तो पृथ्वीराज रासो, ठीक है ना। पृथ्वीराज चौहान की जानकारी हमें 2 ग्रंथों से मिलती है। पहली तो है उसका दरबारी कवि चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो, और दूसरा है जयानक जिसकी रचना है पृथ्वीराज विजय। दोनों ही अच्छे से याद रखनी है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार स्टूडेंट क्या होते हैं, दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप क्या याद रखोगे? जय विजय याद रखोगे, जय से जय, ठीक है ना। आपको ध्यान रहेगा जय से जय, ठीक है ना। तो जयानक पृथ्वीराज विजय और चंद्रबरदाई का है पृथ्वीराज रासो। ये दोनों ग्रंथ है जिससे हमें पृथ्वीराज चौहान की संपूर्ण जानकारी मिलती है। अब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 21 संघर्ष हुए थे। कितनी बार संघर्ष हुए थे? 21 युद्ध हुए थे, 21 संघर्ष हुए थे। कौन कहता है? चंद्रबरदाई कहता है। किसमें? पृथ्वीराज रासो के अंदर कहता है, ठीक है। एक और ग्रंथ है हमीर महाकाव्य। किसका है? नयनचंद सूरी का। नयनचंद सूरी की एक रचना है हमीर महाकाव्य, ठीक है ना। थोड़ी सी जानकारी है इसमें पृथ्वीराज चौहान की, बाकी ज्यादातर तो है हमीर देव चौहान की, ठीक है। हमीर काव्य ये बताता है कि दोनों के बीच संघर्ष हुए। कितने? 7। किस किस के बीच में? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। यानी अलग अलग ग्रंथों में हमें अलग अलग लड़ाइयाँ, युद्ध जानकारी मिलती है, लेकिन निर्णायक दृष्टि से देखा जाए तो उनके बीच में केवल 2 युद्ध हुए थे। कितने युद्ध हुए थे? 2 युद्ध निर्णायक अगर माना जाए, ठीक है ना, मतलब जिसमें जीत हार का पता चले। 2 निर्णायक युद्ध हुए थे जिसको इतिहास में तराइन के युद्ध के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तराइन का युद्ध। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तराइन के युद्ध कब और किसके मध्य हुए? तो तराइन के 2 युद्ध हुए, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। किस किस के मध्य? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। कब हुए? 1191 1191 ईस्वी। दूसरा हुआ 1192 1192 ईस्वी। मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में, तराइन का द्वितीय युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट आपको इसी युद्ध में ध्यान देना है, ठीक है ना। बाकी में तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुए संघर्ष का उल्लेख कीजिए। उसमें आपको तराइन के दोनों युद्धों का उल्लेख करना है, ओके। तो तराइन के 2 युद्ध हुए थे, हालांकि अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग युद्धों का उल्लेख मिलता है, लेकिन निर्णायक युद्ध 2 ही हुए थे जिसको नाम दिया है तराइन का युद्ध। अब क्वेश्चन बनता है मैप का, तराइन कहां पर है? तो तराइन है आपके हरियाणा में। तराइन का मैदान कहां पर है? हरियाणा में, जहां पर 2 युद्ध होंगे 1191 और 1192, ओके। समझ में आ गया यहां तक? नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। कुछ स्रोतों में, ऐतिहासिक स्रोतों में ऐसा पता चलता है कि जयचंद जो था वो पृथ्वीराज से बदला लेना चाहता था, इसलिए जयचंद ने मोहम्मद गौरी को निमंत्रण दिया पृथ्वीराज पर आक्रमण करने के लिए। वास्तविकता क्या है हमें पता नहीं है, ठीक है ना। मोहम्मद गौरी 1175 से अफगानिस्तान, पाकिस्तान,
तबर हिंद वाले क्षेत्र को जीतते हुए, गुजरात वाले क्षेत्र को भी जीतते हुए, ठीक है ना। इस बीच में वो गुजरात विजय भी करेगा, जिसमें वो क्या करेगा, भीमदेव प्रथम से संघर्ष करेगा। ऐसे में पृथ्वीराज चौहान जो है वो गौरी की सहायता नहीं करेगा, भीमदेव से तो शत्रु तो है ही है, तो कारण ये भी माना जाता है दोनों के बीच में संघर्ष का, ठीक है। दूसरा कारण ये माना जाता है दोनों ही महत्वाकांक्षी शासक थे, साम्राज्य विस्तार की भावना थी दोनों के मध्य में, दोनों अपने अपने क्षेत्र को विस्तार करना चाहते थे। मोहम्मद गौरी अगर उसको भारत पर अधिकार करना है तो अभी भारत में पूरे हिंदुस्तान में शक्तिशाली शासक कौन है, पृथ्वीराज चौहान, तो उसके साथ संघर्ष करना अवश्यंभावी है, अनिवार्य है, ये युद्ध के कारण माने जाते हैं। अब 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी कहाँ पहुंचा, तराइन के मैदान में, ठीक है। दूसरी तरफ से अजमेर से कौन रवाना हुआ, पृथ्वीराज चौहान, वह भी कहाँ पहुंच गया, तराइन के मैदान में। दोनों ही सेनाओं के बीच में भयंकर संघर्ष हुआ, खतरनाक घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज का एक प्रमुख व्यक्ति था, पृथ्वीराज चौहान का प्रमुख सेनापति था गोविंदराज। कौन था, गोविंदराज। मोहम्मद गौरी के हमले से गोविंदराज के क्या हुए, आगे के 2 दांत टूट गए, ठीक है ना। मोहम्मद गौरी की सेना ने, मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया, गोविंदराज के आगे के 2 दांत टूट गए, दर्द हुआ अब, ठीक है ना, दर्द तो होता ही है, सभी को होता है। गोविंदराज को ऐसा गुस्सा आया कि उसने भाले से वार किया, किसके ऊपर, मोहम्मद गौरी पे, और मोहम्मद गौरी इसमें घायल हो गया। मोहम्मद गौरी घायल हो गया। समझ में आ रहा है ना अच्छे से आप लोगों को, ठीक है। गोविंदराज ने किस पर आक्रमण किया, मोहम्मद गौरी पर, और मोहम्मद गौरी घायल हो गया और पलटकर वापस कहाँ चला गया, गजनी, बैक टू पवेलियन, वापस कहाँ चला गया, गजनी चला गया, ठीक है ना। उसके हमले से घायल हो गया और घायल अवस्था में उसके सैनिकों के द्वारा उसको कहाँ लेके चले गए, वो लोग वापस गजनी लेकर आ गए, ठीक है। अब पृथ्वीराज चौहान बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ गया, ठीक है। उनको लगा कि हमने यहाँ से गौरी को तो भगा दिया है, वापस वो चला गया है, अब हमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मोहम्मद गौरी 1 साल की पूरी तैयारी के बाद 1192 ईस्वी में पुनः कहाँ डट जाता है, तराइन के मैदान में। तराइन के मैदान में क्या होगा, तराइन का दूसरा युद्ध, ठीक है। तराइन का द्वितीय युद्ध कब होगा, 1192 ईस्वी में। जैसे ही खबर मिली पृथ्वीराज चौहान को कि तराइन के मैदान में सेना आ डटी है, पृथ्वीराज चौहान भी अपनी सेना के साथ में कहाँ चला जाता है, मोहम्मद गौरी के सामना करने के लिए तराइन के मैदान में। लेकिन उसको लगता है कि तराइन के पहले युद्ध में मैं उसको पराजित कर चुका हूँ आसानी से, तो मुझे अब उससे डरने की बात नहीं है, ठीक है ना। जैसे ही वह तराइन के मैदान पहुंचता है, मोहम्मद गौरी छल कपट का सहारा लेता है और वह कहता है कि भाई मैं तो युद्ध करने आया नहीं हूँ, मुझे तो आपसे क्या करनी है, संधि करनी है। आपके साथ में युद्ध करने में सक्षम नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ इतना कि आपके साथ में संघर्ष करूँ, युद्ध करूँ, मुझे तो सिर्फ संधि वार्ता करनी है आपके साथ में। आप क्या चाहते हैं और आप अपना जवाब दो, ताकि मैं गजनी में मेरा जो भाई बैठा है उससे वापस वार्तालाप करके आपके साथ में संधि कर दूँ, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान मान जाता है, वो सोचता है ठीक है भाई वाकई में गौरी आया होगा संधि करने के लिए, संधि के लिए वो हाँ कर देता है और कहता भी मेरा जब दूत वापस लौटेगा तब मैं आपको जवाब दे दूंगा। यहाँ से सेना वापस कहाँ लौट जाती है, अजमेर लौट जाती है। गजनी क्या करता है, उस समय उससे छल कपट का तो सारा लिया ही है, वहां पर अपना डेरा डला हुआ है सेना के साथ में। पृथ्वीराज की चौहान की सेना सोचे भी अभी तो जाएगा करेगा, महीने 2 महीने लगेंगे, वापस आएगा, तब तक हम फ्री हैं, ठीक है ना। वो अपने ऐशो आराम में, अपने संगीत नृत्य में, पार्टी वार्टी शार्टी करने में मग्न हो जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान का नई शादी हो रखी है, संयोगिता भी है, इच्छिनी भी है। इच्छिनी का तो योगदान कम आता है, संयोगिता के साथ में भोग विलास में डूबा रहता है, उसके प्रेम में डूबा रहता है, राज कार्यों में, शासन कार्यों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है। इसी समय 1192 ईस्वी में मौका देखते हुए प्रातःकाल 4 बजे के समय में, जिससे सभी सैनिक अपने नित्य कर्मों में लगे होते हैं, आधे तो सोए हुए रहते हैं, उस समय मोहम्मद गौरी की सेना जो है वह कहाँ पर आक्रमण कर देती है, तराइन के मैदान में दूसरे डेरे पर, जहाँ पर दूसरे 2 डेरे डले होते हैं ना, ठीक है ना। दूसरे डेरे में यहाँ पर तो संगीत रोका चल रहा है। यहाँ पर क्या होता है, कुछ सैनिक जैसे ही सूचना मिलती है कि भाई आक्रमण हो चुका है, मोहम्मद गौरी की सेना जो है वो भोर काल में 4 बजे आक्रमण कर देती है। कुछ सैनिक तो अपने संभलते संभलते ही मारे जाते हैं,
क्योंकि सेना को ये अंदेशा नहीं था कि गौरी यहाँ पर आक्रमण करेगा। वो तो संधि वार्ता के हिसाब से निश्चिंत होकर बैठे थे। अब गौरी इस छल कपट के द्वारा उसकी सेना पर आक्रमण करता है। पृथ्वीराज चौहान भी आक्रमण करने के लिए यहाँ पर पहुंच जाता है। दोनों के बीच में संघर्ष होता है और इस बीच मोहम्मद गौरी से युद्ध करते करते पृथ्वीराज चौहान मारा जाता है। ठीक है ना, इस युद्ध में क्या है, पृथ्वीराज मारा जाता है। अब इतिहास है, काफी कंफ्यूजन है। पृथ्वीराज चौहान का जो दरबारी कवि है चंद्रबरदाई, जिसे पृथ्वीराज रासो लिखी है, वह कुछ और ही ट्रिक बताता है, कुछ और ही परिणाम बताता है। उसका कहने का तात्पर्य क्या है, वो ये कहता है पृथ्वीराज चौहान चंद्रबरदाई ये कहता है, जो कि पृथ्वीराज चौहान का खास मित्र भी है। ठीक है ना, ऐसा कहा जाता है एक जन्म एक मरण, दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ, एक साथ हुआ है, दोनों का मरण भी एक ही दिन हुआ है। कौन कहता है, चंद्रबरदाई। क्या कहता है वह, कि तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया था और बंदी बना के उसे कहाँ लाया गया, गजनी लाया गया। हालांकि बाकी इतिहासकार इसकी सत्यता पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन चंद्रबरदाई ये कहता है कि उसको बंदी बनाकर कहाँ लाया गया, गजनी लाया गया। गजनी में जब पृथ्वीराज चौहान को गौरी के सामने प्रस्तुत किया गया तो पृथ्वीराज वही राजपूतों वाला जोश, बड़ी आंखें तान के उसके सामने खड़ा हो गया मोहम्मद गौरी के सामने। मोहम्मद गौरी को गुस्सा आया, उसकी आंखों को सूल चुबा दी उसके ऊपर, उसको अंधा कर दिया। किसने, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को अंधा कर दिया। चंद्रबरदाई भी उसके साथ में बंदी बनाया गया था। ऐसा बताता है चंद्रबरदाई कि दोनों को यहाँ पर बंदी बनाकर लाया गया था। कुछ और कहते हैं, कहीं कुछ किताबों में ऐसा मिलता है कि चंद्रबरदाई बाद में साधु का वेश धारण करके वहां पर गया था। वास्तविकता नहीं है इसके अंदर। ठीक है ना, पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई को यहाँ पर बंदी बनाया गया। जब उसको अंधा कर दिया गया तो चंद्रबरदाई ने गौरी के सामने ये कहा कि आपने भले ही हमारे शासक को अंधा कर दिया है, लेकिन वह शब्द भेदी बाण भी चलाना जानता है, यानी शब्द के आधार पर आवाज सुनकर। ठीक है ना, शब्द भेदी बाण में निपुण है हमारा शासक। मोहम्मद गौरी कहता है ठीक है भाई, आजा भाई, इसको भी चेक कर लेते हैं कितना शब्द भेदी बाण चलाता है। ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाता है और नीचे किसको खड़ा कर दिया जाता है, पृथ्वीराज चौहान को। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रबरदाई, जो कि इतिहास में काफी उसकी पंक्तियां प्रसिद्ध है, जो एक शब्द भेदी बाण को चलाने के लिए उसको जो एक ट्रिक दी जाती है, उसको मतलब एक कह सकते हैं कि उसको अंदेशा बताता है कि किस जगह पर शासक बैठा है। ठीक है ना, ऐसा कहा जाता है कि चंद्रबरदाई दो पंक्तियां बोलता है। क्या पंक्तियां बोलता है, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। ठीक है ना, यानी 4 बांस 24 गज 8 उंगलियों के ऊपर सुल्तान बैठा है और तेरे को उस पर निशाना लगाना है। मोहम्मद गौरी को वो कहता है कि हमारा शासक है, राजा है, इसलिए किसी सेनापति के कहने पर आप पर तीर नहीं चलाएगा, निशाना नहीं लगाएगा। आप वहां से आदेश दीजिए और पृथ्वीराज चौहान को आपका आदेश मिलने के बाद ही वह तीर छोड़ेगा वहां से। जैसे ही मोहम्मद गौरी आदेश देता है, उसकी आवाज को सुनकर पृथ्वीराज चौहान तीर चलाता है। तीर सीधा मोहम्मद गौरी को लगता है। मोहम्मद गौरी धराशायी हो जाता है और अपना अंत निकट देखते हुए चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान एक दूसरे को मार देते हैं कि भाई हमारा तो अंत निश्चित है, उसकी सेना छोड़ेगी नहीं, इसलिए दोनों एक दूसरे को मार देते हैं। ये बात कौन कहता है, चंद्रबरदाई कहता है। कुछ किताबों में, हमें कुछ ग्रंथों में ये भी देखने को मिलता है कि यहाँ पर अजमेर में तराइन के मैदान में जब उसको बंदी बनाया गया था तो उसको उसके मोहम्मद गौरी के अधीन रहकर राज्य करने के लिए छोड़ दिया गया था। ठीक है ना, और उसने काफी लंबे समय तक उसके अधीन शासन किया था। उसके बाद में उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, वास्तविकता यह है कि इस युद्ध में, संघर्ष में निर्णायक जीत हम किसकी मानेंगे, मोहम्मद गौरी इसमें विजयी रहा। ठीक है ना, वास्तविकता क्या मानेंगे हम, मोहम्मद गौरी इसमें विजयी रहा। और मोहम्मद गौरी इसमें मारा गया, हम ये मान ही नहीं सकते हैं। कारण क्या है, इसका एक तर्क मैं बताती हूँ आपको कि मोहम्मद गौरी का एक दास था कुतुबुद्दीन ऐबक। नाम सुना होगा आपने, गुलाम वंश का संस्थापक जिसको माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का दास था। ऐसा माना जाता है कि वह युद्ध में इसके साथ में भी आया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद में शासक बनता है। इसका शासन काल है 1206 ईस्वी।
ठीक है ना। तो 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है और 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किस वंश की स्थापना की जाती है? गुलाम वंश की स्थापना की जाती है। ठीक है ना। तो वास्तविकता क्या है कि दोनों के मध्य में युद्ध होता है, कि युद्ध निर्णायक होता है, मोहम्मद गौरी इसमें विजयी रहता है, पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में मारा जाता है। ठीक है, यहां पर ये युद्ध की पूरी डिटेल आपको लिखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2020 में 2 नंबर का क्वेश्चन आपके ये आया था कि तराइन के युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के कारणों का उल्लेख कीजिए। 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको 4 पॉइंट लिखने हैं। पहले भी बता चुकी हूं मैं आपको, क्वेश्चन को वर्ड्स लिमिट के हिसाब से आपको अटेंड करना है। ठीक है ना। तो आपको 4 कारण याद करने हैं पृथ्वीराज चौहान की पराजय के। सबसे पहला कि पृथ्वीराज में दूरदर्शिता और कूटनीति का अभाव था। पृथ्वीराज में दूरदर्शिता और कूटनीति का अभाव था। भाई कूटनीति जो गौरी की चालाकियां थी उसको वह समझ नहीं पाया। ठीक है ना। तो ये उसकी सबसे बड़ी नासमझी थी। एक अच्छा शासक हम कह सकते हैं, लेकिन उसमें दूरदर्शिता की कमी कह सकते हैं हम। ठीक है ना, कि वह गौरी की चालाकियों को समझ नहीं पाया। किस प्रकार उसने 1 साल तक उसको उलझाए रखा, संधि वार्ता के लिए उलझाए रखा। ठीक है ना। तो उसमें कूटनीति का अभाव था। दूसरा कारण ये मानते हैं हम कि पृथ्वीराज ने अपने पड़ोसी राज्यों से सबसे शत्रुता मोल ले ली थी, किसी साथ में मित्र संबंध स्थापित ही नहीं किया। तो ऐसे में जिस समय गौरी आक्रमण करने आया तो किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। ठीक है ना। पृथ्वीराज ने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ शत्रुता मोल ले ली, जिस कारण गौरी से संघर्ष के समय किसी ने उसका साथ नहीं दिया। किसी ने उसका साथ नहीं दिया। ये होता है उसका दूसरा कारण। तीसरा कारण है कि तराइन के प्रथम युद्ध में जिस समय तुर्की सेना वापस भाग रही थी, जब मोहम्मद गौरी घायल हो जाता है गोविंदराज की बर्छी से, भाले से, उस समय अगर वो भागती हुई सेना का मुकाबला करता, उसका सामना करता, उसका पीछा करता और वहीं पर तुर्की सेना के साथ में युद्ध करके उसको समाप्त कर देता, मोहम्मद गौरी को मार डालता, तो 1 साल की उसकी तैयारी करना तो मौका मिलता, ना वापस भारत की तरफ आंख उठा के देखता। ठीक है ना। तो ये भी इसका कारण है। तराइन के प्रथम युद्ध में भागती हुई तुर्की सेना का पीछा न करना, तुर्की सेना का पीछा न करना, ये भी उसकी पराजय का प्रमुख कारण था। चौथा और अंतिम कारण आता है संयोगिता से विवाह के बाद में वह भोग विलास में डूबा रहा, शासन कार्य में या अन्य देशों के साथ में या युद्ध आक्रमण की परिस्थितियों से उसने युद्ध स्थिति की तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है ना। ये उसका अंतिम कारण है, चौथा कारण। संयोगिता से विवाह करने के बाद वह प्रेम विलास या भोग विलास में डूबा रहा।
और शासनकारी की तरफ ध्यान नहीं दिया। ये 4 प्रमुख कारण थे, ठीक है ना। पराजय के 2 नंबर के क्वेश्चन में ये आपको 4 नंबर 4 पॉइंट लिखने हैं। ओके, तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान का अगर मूल्यांकन हम देखते हैं कि वैसे तो वह हिंदुस्तान का अंतिम हिंदू शासक था, दिल्ली पर शासन करने वाला अंतिम हिंदू शासक। 1 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान था, ठीक है ना। 1192 में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु का प्रमाण ही हमें ये मिलता है, जिससे पता चलता है कि तरंग के द्वितीय युद्ध में ही उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। उसके बाद में दिल्ली की सल्तनत पर गुलाम वंश की स्थापना होती है, ठीक है ना। गुलाम वंश का शासन होता है। इसके बाद में कोई भी हिंदू शासक वहाँ पर गद्दी पर नहीं बैठता है, क्योंकि युद्ध पर विजय होते ही सीधा तो कौन आ जाता है? मोहम्मद गौरी का शासन आता है, ठीक है ना। मोहम्मद गौरी जो है अपना अधिकारी वहाँ नियुक्त कर देता है, इसमें वापस गजनी चला जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हालांकि उसकी साम्राज्य नीति बहुत अच्छी थी, उसने अपने साम्राज्य विस्तार में काफ़ी प्रगति कर ली थी। भारत का बहुत ही वीर, साहसी और पराक्रमी, हिंदुस्तान का पराक्रमी शासक था वह। राजस्थान में चौहान वंश की शाखा को उसको स्थायित्व देने का या उसके साम्राज्य को विस्तार करने वाला जो प्रमुख शासक था वो पृथ्वीराज चौहान को माना जाता है। लेकिन उसकी कुछ कमियां थी, जिसके कारण से तुर्की सेना के सामने उसको हार माननी पड़ी, यहाँ तक कि अपनी जान गंवानी पड़ी, ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक जो है ये यहीं पर कंप्लीट करते हैं हम। नेक्स्ट क्लास में हम फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए, इन चीज़ों को पढ़ते रहिए और अपनी नॉलेज बढ़ाते रहिए। नॉलेज कभी भी कम नहीं करनी है आपको, ठीक है ना। लाइफ में हमेशा कंटिन्यू रखनी है आपको। जो चीज़ हो चुकी है उसको भी रिवाइज करते रहिए, ताकि कंटिन्यू आपका नॉलेज बना रहे। जीवन के हर क्षेत्र में उसकी आपको आवश्यकता रहेगी। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।